Hello everyone, how are you all? We are starting a new chapter in GST and that is registration. Registration under GST. क्या हिंदुस्तान में सभी व्यापारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज नो. जो बहुत छोटे व्यापारी हैं उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है. इनफैक्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है उसमें मेन सेक्शन है 3. सेक्शन 22, 23 और 24. सेक्शन 22, 23 एंड 24. क्या है ये सेक्शन? रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 22. सेक्शन 22 है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. कैसे लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? टर्नओवर बेस्ड. मतलब इफ योर टर्नओवर इज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, अगर आपका टर्नओवर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट है, लिमिट स्टेट वाइज बताई गई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में. सेक्शन 23 क्या कहता है? कहता है पर्सन नॉट लायबल फॉर जीएसटी. सेक्शन 23 ये कहता है कि ये लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सेक्शन 22 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. उनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. तो सेक्शन 23 क्या कहता है? कहता है अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. 24 क्या है? सेक्शन 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर. सेक्शन 22 तो ये कहता था ना टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन ये कहता है आपका टर्नओवर 1 रुपया भी है ना तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. और 23 था कि आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है. राइट? तो दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 22, 23 एंड 24, जिसको समझ के हम ये जान जाएंगे कि किसकी रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन लेने की. एक बात बताइए, अगर मैंने सिर्फ सेक्शन 22 पढ़ लिया तो क्या मुझे पता चल जाएगा इसे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? नहीं, क्योंकि हो सकता है 23 में उसे मना किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, और हो सकता है कि वो टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है तो भी उसे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन लेना है 24 की वजह से. तो अनलेस वी कंप्लीट 22, 23 एंड 24, हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं. राइट? हालांकि मैं क्या करूंगा, आपको सेक्शन 22 पढ़ाऊंगा, एक सब सेक्शन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा क्या इसे रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप आंसर करेंगे बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स दैट यू नो टिल टाइम. मतलब जितनी जानकारी आपको दी गई है उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं. हालांकि आपका आंसर 100% करेक्ट आ रहा होगा, जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि जब तक हम 22, 23, 24 पूरा ना पढ़ लें तब तक हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं. क्लियर है? लेकिन स्टिल हम लोग को तो सेक्शन वाइज चीजों को समझते रहना होगा, एक एक सब सेक्शन पढ़ेंगे उसे समझना होगा. तो उससे रिलेटेड जब हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सब सेक्शन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, सिर्फ इसे आंसर करेंगे. आई होप क्लियर है बात आपको. आइए शुरू करते हैं. पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22. Every supplier shall be liable to be registered under the act in the state from which he makes taxable supply. ध्यान से सुनिए क्या बोला. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट वर्ड है इन द स्टेट फ्रॉम विच ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई. हर सप्लायर को लायबल है वो रजिस्टर होने के लिए अंडर द एक्ट. कहां? फ्रॉम द स्टेट, इन द स्टेट फ्रॉम विच ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई. जिस स्टेट से आप सप्लाई करते हैं, फ्रॉम द स्टेट यू आर मेकिंग सप्लाई, यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड. अगर मैं यूपी से सप्लाई करता हूं तो मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना है. ठीक है, फिर से सुनिएगा ये बात. मैं एजुकेशनल सर्विस देता हूं, पता है कहां से देता हूं?
From where am I giving educational services? I am giving educational services from Varanasi, which is in UP. कहां देता हूं? पूरे हिंदुस्तान में देता हूं, पूरे हिंदुस्तान में देता हूं। हमारे देश में कितने स्टेट हैं बताइए जरा जल्दी से? 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, मिला के कितने हो गए? 36। इन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मैं सर्विसेज देता हूं। कहां से देता हूं? यूपी से देता हूं। मुझे रजिस्ट्रेशन कहां लेना है? यूपी में। फ्रॉम द स्टेट आई एम गिविंग सर्विसेज। मान लीजिए मेरी फिजिकल कोचिंग क्लासेस है और वो इंडिया में 2 जगह है, एक यूपी में है, एक बिहार में है। यूपी में भी हिंदुस्तान के कई स्टेट से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और बिहार में भी हिंदुस्तान के कई स्टेट से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मैं सर्विसेज कितनी जगह से दे रहा हूं? 2। मुझे रजिस्ट्रेशन कितने लेने हैं? 2। 1 इन यूपी एंड द अदर इज इन बिहार। बात समझ में आ गई? मैं कितनी जगह सर्विस देता हूं इससे मतलब नहीं है, कितनी जगह से सर्विस देता हूं ये देखना है आपको, ठीक है? तो उतनी रजिस्ट्रेशन में मुझे लेने होंगे। मैं इस बात को एग्जाम्पल से यहां ड्रॉ कर रहा हूं। गोले ठीक बना ले रहा हूं मैं। ये देखिए मैं यूपी से कहां कहां सर्विसेज देता हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं यूपी से सर्विस देता हूं बिहार में, एमपी में, राजस्थान में और दिल्ली में, और बताओ कहां दे दूं, और महाराष्ट्र में। ठीक है, जल्दी से देखिए, मैं यूपी से सर्विस देता हूं इन 5 जगह पे। मुझे रजिस्ट्रेशन कितनी जगह लेनी है? कितने रजिस्ट्रेशन चाहिए मुझे? 1 रजिस्ट्रेशन। क्यों? मैं सप्लाई कहां से करता हूं ये देखा जाता है, कहां पे करता हूं ये नहीं देखा जाता है। तो कहां से कर रहा हूं? यूपी से, सो आई एम रिक्वायर्ड टू टेक 1 रजिस्ट्रेशन। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या आपने यहां पे फोकस किया कि मैं कैसी सप्लाई कर रहा हूं? टैक्सेबल सप्लाई करता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में। यानी इफ आई एम मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ओनली देन आई एम रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। चलिए, मैं यूपी से सप्लाई कर रहा हूं लेकिन मेरी जो सप्लाई है ना वो एग्जेम्प्टेड है। मेरी सप्लाई क्या है? एग्जेम्प्टेड है। क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं। अच्छा, मैं टैक्सेबल भी कर रहा हूं, एग्जेम्प्टेड भी कर रहा हूं, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? हाँ, सेक्शन 22 कहता है अगर टैक्सेबल है तो रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, टैक्सेबल तो है ना, अगर टैक्सेबल एग्जाम दोनों है मतलब टैक्सेबल तो है ना। हाँ, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में। तो इफ योर 100% सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। क्या चीज पढ़ा हमने? 100% अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या क्या? फ्रॉम द स्टेट देखना है, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 20 लाख, दिस थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख इन टैक्सेबल if the taxable person conducts his business in any of the special category state, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura। अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, यहां से सप्लाई करते हो, तो ये 20 लाख की लिमिट 10 लाख हो जाएगी। और अभी हम सबसेक्शन 2 में आएंगे ना, तो हमको एक नई चीज मिलेगी पढ़ने को। पता है क्या मिलेगा यहां पे? कि कुछ स्टेट में तो लिमिट 40 लाख की भी है। तो मैं आपको एक काम करता हूं, ये जो लिमिट है टर्नओवर की, ये दोनों मिला के बता देता हूं। थोड़ी सी बात यहां है टर्नओवर की और थोड़ी सी बात यहां पे भी है टर्नओवर की। तो तीनों मिला के क्या है? तीनों मिला के ये पोजीशन है कि कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे 10 लाख रुपए की लिमिट है। यानी अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब कुछ स्टेट ऐसे हो गए, ये मान लो एक कैटेगरी हो गई, कैटेगरी 1 ऑफ
सर्टेन स्टेट्स जहां पे लिमिट है 10 लाख रुपए की, आपका 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। फिर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे टर्नओवर है 20 लाख रुपए का, कि अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए। 10 लाख से ज्यादा है कौन सा टर्नओवर, गुड्स का कि सर्विसेज का, चाहे कोई भी। यहां पे हमने बोला 20 लाख रुपए अगर आपका टर्नओवर है, किसका, गुड्स का हो सर्विस का हो, दोनों मिला के हो, कोई फर्क नहीं। फिर तीसरा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट पता है कितनी है, 40 लाख और 20 लाख दोनों ही। एक कुछ के स्टेट हो गए जहां पे 10 लाख की लिमिट है, कुछ स्टेट हो गए जहां पे 20 लाख की लिमिट है, वेदर यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर यू आर सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज और बोथ, गुड्स सर्विसेज और बोथ। बट देयर आर सम स्टेट्स वेयर इन यू हैव टू लिमिट्स, 40 लाख की भी है, 20 लाख की भी है। 40 लाख अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, अगर आप सर्विसेज की करते हो या फिर दोनों की करते हो तो आपकी लिमिट है 20 लाख। याद रहेगा लिमिट क्या क्या है, जल्दी से बताइए लिमिट क्या क्या है, याद रहेगा। कुछ स्टेट ऐसे जहां पे 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन लो, कुछ स्टेट कहते हैं भाई 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लो, और कुछ स्टेट ये कहते हैं कि अगर सिर्फ गुड्स की सप्लाई है तो 40 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लो, और अगर सर्विसेज की सप्लाई है या दोनों मिला के है, गुड्स और सर्विस दोनों मिला के, तो 20 लाख के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन ले लो। याद रहेगा आपको। अब 10 लाख वाले में कौन कौन आता है जरा सा पढ़ लीजिए। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 10 लाख की लिमिट है। ये कौन से स्टेट में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में आपको याद कराते हैं MMNT, ऐसे करके याद कर लीजिए, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब देखिए आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है कि यहां पे 10 लाख रुपए से ऊपर में ही रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कहा जा रहा है, बाकी कुछ लोग तो 20 लाख के ऊपर करा रहे हैं, कुछ लोग तो 40 लाख के भी ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ऐसा क्यों? पता है ये स्टेट अंडर डेवलप्ड स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये बड़े ही अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है। और मैं आपको बताऊं कि अगर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को ग्रो करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको पता है कौन व्यापारी ग्रो कर सकता है, बड़ा हो सकता है? मैं बार बार कहता हूं ये बात, और ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अगर हिंदुस्तान में आज कोई व्यापारी ये कहता है ना मैं छोटा व्यापारी हूं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, तो वो जीवन भर छोटा रह जाएगा, वो बड़ा हो ही नहीं पाएगा। बड़ी सारी परेशानियां हैं मार्केट में। देखिए उससे जो माल खरीदता है उसको इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलती, तो भला हम उससे माल खरीदेंगे? जरा ये बताइए, हम रजिस्टर्ड व्यापारी है, ठीक है, हम एक अनरजिस्टर्ड से माल खरीदते हैं, क्या मुझे जीएसटी की क्रेडिट मिलती है? नहीं, तो मैं क्या उससे माल खरीदूंगा? खरीदूंगा ही नहीं। और एक बात बताइए, एक व्यापारी कहता है मैं छोटा व्यापारी हूं इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा हूं, तो एक बात बताइए, उसको बहुत सारे लोग उससे माल लेना भी छोड़ चुके हैं, वो और छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हिंदुस्तान में अगर धंधा करना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, यानी वही व्यापारी ग्रो कर पाता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। तो जो स्टेट बहुत छोटे छोटे हैं या अंडर डेवलप्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ज्यादा व्यापारी रजिस्टर्ड हों। जितने ज्यादा व्यापारी रजिस्टर्ड होंगे उतना ज्यादा वहां बिजनेस ग्रो करेगा और उतना ज्यादा वो स्टेट, यूनियन टेरिटरी डेवलप करेगा। तो जितने अंडर डेवलप्ड स्टेट है ना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को रजिस्टर कराना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग लिमिट क्या रख दी है? 10 लाख की। पता है यूपी में लिमिट क्या है? 40 लाख रुपए की है। 40 लाख रुपए से ऊपर वाले व्यापारियों को बस रजिस्टर कराना होता है। लेकिन वही जो छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है, जहां पे जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, वो कहते हैं हमारे यहां तो ज्यादा को रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 10 लाख रुपए के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रख देते हैं। तो दिस इज द केस कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट कैसे याद रखेंगे? MMNT, MMT तो सुना ही होगा, मेक माई ट्रिप, वैसे याद रखिए MMNT, राइट। अच्छा, अब ये वो स्टेट है, ये 4 है स्टेट है, यहां पे 6 स्टेट है,
जहां पे लिमिट है 20 लाख रुपए की फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आप गुड्स की सप्लाई करते हो, सर्विसेज की करते हो, दोनों की मिला के करते हो। तो ये 6 स्टेट है जहां पे टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख रुपए, 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और वो 6 स्टेट क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। पता है, इसको याद करने का मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, यूपी मस्त। मैं यूपी से हूं ना, ठीक है, तो यूपी मस्त कैसे? देखो, ये रहा यू, ये रहा पी, एम ए एस टी। आप भी याद रखिएगा, सर यूपी से हैं और मस्त है यूपी, इसलिए सर ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद कराया था, यूपी मस्त। यू फॉर उत्तराखंड, पी फॉर पुडुचेरी, ठीक है, एम मेघालय, देन ए अरुणाचल प्रदेश, एस सिक्किम एंड टी तेलंगाना। हालांकि ध्यान दीजिएगा, एक एक अल्फाबेट से कई स्टेट का नाम आता है, तेलंगाना भी टी से आता है, तमिलनाडु भी आता है, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा, याद तो थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? एम से देखिए यहां पे भी 2 है, मणिपुर मिजोरम, याद रखिएगा, यहां मणिपुर मिजोरम था, यहां पे मेघालय था। एम का मतलब बहुत अलर्ट भी रहना पड़ेगा, ये नहीं कि बस ये फॉर्मूला याद कर लिए तो याद रहेगा। MMNT यूपी मस्त, ठीक है। देन इन केस ऑफ ऑल अदर स्टेट, इफ यू आर सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली गुड्स, अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख। 40 लाख अगर एक्सक्लूसिव गुड्स है। अगर सर्विस है या फिर दोनों है, देन इट इज 20 लाख। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर स्टेट। ऑल अदर स्टेट का मतलब कितने हो गए? कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी मिला के 36, ठीक है, जिसमें से 4 और 6 10 माइनस कर दीजिए तो 26। बाकी 26 स्टेट के लिए ये लिमिट हो गई। आइए हम लोग खोजते हैं अब और बात करते हैं आपसे। बताइए महाराष्ट्र कहां आएगा? ऑल अदर स्टेट में। यूपी कहां आ रहा है? ऑल अदर स्टेट में। यहां यूपी मस्त है तो ये, लेकिन ये यूपी वाला यूपी नहीं है, ये यू स्टैंड फॉर उत्तराखंड एंड पी स्टैंड फॉर पुडुचेरी है, ठीक है। तो यूपी यहां आता है, महाराष्ट्र यहां आ गया, ठीक है, केरला यहां आ गया, तमिलनाडु यहां आ गया, दिल्ली यहां आ गया, ठीक है, पंजाब यहां आ गया, बाकी सब यहां आएंगे। तो आपको ऑल अदर स्टेट का नाम याद नहीं रखना, आपको 4 और 6 ये नाम याद रख लीजिए कि MMNT और यूपी मस्त, इतना याद रख लीजिए। बाकी हर जगह पे गुड्स के लिए 40 लाख एंड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है या फिर ओनली सर्विसेज है, देन इट इज 20 लाख। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ इतने के बेसिस पे आपसे कर लेते हैं, ताकि आप देखें कि आप ये बात समझ पाए हैं कि नहीं। सप्लायर, ठीक है, सप्लाई क्या चीज की कर रहा है वो, और एग्रीगेट टर्नओवर कितना है ये बताएंगे। आपको बताना है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड या नहीं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सप्लायर इज ऑफ यूपी, ही मेक्स सप्लाई ऑफ गारमेंट, एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख। यूपी का सप्लायर है, गारमेंट की सप्लाई करता है 35 लाख रुपए की, रजिस्ट्रेशन चाहिए? नहीं चाहिए। 40 लाख रुपए गुड्स के लिए है यूपी में लिमिट, तो नहीं चाहिए हमें, नो। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं उत्तराखंड का सप्लायर गारमेंट की सप्लाई कर रहा है, कितने रुपए की? सेम 35 लाख रुपए की, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? तो देख लीजिए उत्तराखंड के केस में क्या होगा। उत्तराखंड यहां पे आता है, लिमिट है 20 लाख रुपए की, द आंसर वुड बी यस, रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहां 20 लाख की लिमिट थी। अब मैं फिर से बात करता हूं यूपी का ही, अगेन जो पहले यूपी लिया था फिर से यूपी ले लिया।
अब ये सर्विस की सप्लाई करता है, गुड्स की नहीं है, सर्विस की सप्लाई है, एंड द सप्लाई इज ऑफ से, again I'll take the same figure, 35 lakh rupees. Whether registration is required, whether registration is required, the answer is yes, क्योंकि सर्विस के लिए लिमिट तो 20 लाख की ही है। देखिए सर्विस की लिमिट तो कहीं भी 20 लाख से ज्यादा नहीं है। एक्सक्लूसिव गुड्स की लिमिट 40 लाख की गई है कुछ स्टेट में, 26 स्टेट्स में एक्सक्लूसिव गुड्स की जो लिमिट है वो 40 लाख है। सर्विसेज के लिए तो 20 लाख की ही लिमिट है। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब बताइए मणिपुर, मणिपुर यहां आता था, ठीक है, 10 लाख वाले में। अब ये चाहे गुड्स की सप्लाई कर रहा हो, सर्विस की सप्लाई कर रहा हो, दोनों की सप्लाई कर रहा हो, 8 लाख रुपए इसकी लिमिट है। बताइए क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये 8 लाख की जगह 8 से ज्यादा होता, 18 लाख रुपया है, क्या इसे रजिस्ट्रेशन चाहिए? हां, अब रजिस्ट्रेशन चाहिए। आई होप क्लियर है इतनी बात सबको। नाउ कमिंग टू एग्रीगेट टर्नओवर। अगेन एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है ऑल टर्नओवर ऑन अ पैन थ्रू आउट इंडिया। ऑल टर्नओवर में क्या क्या चीजें आएंगी? टैक्सेबल टर्नओवर, नंबर 2 एग्जेम्प्ट टर्नओवर, नंबर 3 एक्सपोर्ट टर्नओवर। ऑल टर्नओवर ऑन अ पैन थ्रू आउट इंडिया, एक पैन पे पूरे हिंदुस्तान में से जितना भी टर्नओवर कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान से जितना भी टर्नओवर कर रहे हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट टर्नओवर हो। टैक्सेबल टर्नओवर तो आप समझते हैं जिसपे जीएसटी लगता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आप समझते हैं। एग्जेम्प्ट टर्नओवर में क्या चीजें आती हैं? एग्जेम्प्ट टर्नओवर में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? 0% वाला, जिसको हम कहते हैं नील रेटेड। एक्सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं 0 रेटेड, और इसको हम बोलते हैं 0% या फिर कह लीजिए नील रेटेड। दूसरा नोटिफिकेशन से जो एग्जेम्प्ट किया गया है, नोटिफिकेशन या फिर स्पेशल ऑर्डर से जो एग्जेम्प्ट हुआ है। और क्या होता है यहां पे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। याद है आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या कवर होता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में पेट्रोल वाले 5 प्रोडक्ट, क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो हम टर्नओवर देखते हैं ना, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, व्हाटएवर, पता है उसमें टर्नओवर कौन सी देखी जाती है? सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर नहीं। जीएसटी तो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे लग रहा है। लग किस पे रहा है जीएसटी? सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, इसके लिए हम टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर सब देखते हैं, सब मिला के देखते हैं। अगर ये 10 लाख, 20 लाख ऑब्लिक 40 लाख जो भी लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। राइट? अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, अब इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, और ये भी टर्नओवर कैसे लिया जा रहा है? ऑल टर्नओवर ऑन अ पैन थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट इंडिया। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरी एक सीए कोचिंग है यूपी में, ठीक है, और एक सीए कोचिंग मेरी है बिहार में। एक मेरी सीए कोचिंग यूपी में चल रही है और एक बिहार में चल रही है, ठीक है।
यूपी वाली कोचिंग का टर्नओवर है 25 लाख रुपया और बिहार वाली कोचिंग का टर्नओवर है 25 लाख रुपया। यूपी वाली कोचिंग का टर्नओवर 25 लाख रुपया, बिहार वाली कोचिंग का टर्नओवर 25 लाख रुपया। अभी तक यूपी और बिहार की लिमिट कितनी है जरा देख लीजिए। यूपी और बिहार दोनों की ही लिमिट आएगी 40 लाख रुपए की। दोनों की लिमिट आएगी अच्छा सर्विसेज है ना, तो 20 लाख रुपए की लिमिट आएगी। एक सेकेंड, मैं इसको कर देता हूं 15-15 लाख रुपए। चलिए देखिए, यूपी और बिहार दोनों की सर्विसेज के रिस्पेक्ट में लिमिट क्या है? 20 लाख रुपए। 20 लाख क्रॉस करेगा तो रजिस्ट्रेशन लेना है। तो भाई 20 लाख तो क्रॉस कर नहीं रहा है। यूपी की भी लिमिट 20 लाख की और बिहार की भी लिमिट 20 लाख रुपए की है। तो सिंस 20 लाख तो क्रॉस कर नहीं रहा है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? लेना है। ध्यान दीजिए, यहां पे टर्नओवर जो देखा जाता है ना, वो एग्रीगेट देखा जाता है। अगर ये दोनों कोचिंग मेरी है, मेरे पैन पे चलती है, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। ये 30 लाख रुपए का है और सिंस ये 30 लाख रुपए है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है यूपी में भी बिहार में भी, दोनों ही जगह लेना है। टर्नओवर दोनों काउंट करेंगे, पूरा टर्नओवर काउंट करेंगे। अब चलिए देखिए, मान लीजिए मेरी यूपी में सप्लाई हो रही है बुक्स की और स्टेशनरी की। मैं आपको बता दूं, बुक्स पे 0% जीएसटी, जीएसटी नहीं लगता, और स्टेशनरी पे अलग अलग है, 12% से 18% का जीएसटी का रेट है स्टेशनरी का। मेरी जो बुक्स की सप्लाई है, ये मान लीजिए 25 लाख रुपए की है और स्टेशनरी की सप्लाई भी 25 लाख रुपए की है। तो 25 लाख रुपए तो एग्जाम सप्लाई है जिसपे जीएसटी देना ही नहीं है, और बैलेंस 25 लाख स्टेशनरी वाला, उस पे मुझे जीएसटी देना है। मैं काम करता हूं, इसको बदल देता हूं। बार बार 25 बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किसकी बात कर रहे हैं। बुक्स की सप्लाई 25 लाख रुपए की है जिसपे जीएसटी देना ही नहीं है। स्टेशनरी की सप्लाई 20 लाख रुपए की है जिसपे जीएसटी देना है। ठीक है, अब जल्दी से बताइए, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? यूपी के लिए गुड्स के केस में जो लिमिट है वो कितनी है? 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 40 लाख से ज्यादा है, 45 लाख रुपए है। मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, लेकिन जीएसटी लगाना किस पे? लगेगा किस पे? ऑब्वियसली स्टेशनरी पे ही लगेगा, लगेगा नहीं बुक पे। रजिस्ट्रेशन लेकिन लेना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं यूपी का सप्लायर हूं और सप्लाई करता हूं मैं बुक्स की जिसपे जीएसटी का रेट 0% है, और ये 45 लाख रुपए का मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है, क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज नो। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां पे आपसे बोल रहा था कि आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई कहां है? मेरी वो सप्लाई है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, सिर्फ बुक की सप्लाई है। अगर मेरी कोई भी 1 रुपए की भी सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, तब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर इस 45 लाख रुपए की बुक के साथ, देखिए 45 लाख रुपए है और 5 रुपए का, सिर्फ 5 रुपए, 5 लाख नहीं, 5 रुपया की स्टेशनरी बेच दी हमने जिसपे 12 से 18% का जीएसटी। क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? हां, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए टोटल टर्नओवर देखा जाता है, और टोटल टर्नओवर आपका पता है कितना हो गया? 45 लाख 5 रुपया हो गया। आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है ना। अब आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि देखिए टर्नओवर जो देखा जाता है वो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10, 20, 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रोवाइडेड आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। पूरी की पूरी टैक्सेबल हो ये जरूरी नहीं है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सब हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चाहिए। 1 रुपए की भी टैक्सेबल है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, अगर पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। कोई कंफ्यूजन यहां पे? तो देखिए मैंने 3 तरीके की बात की, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई। रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट ये देखेंगे, ये देखा जाता है, ये टोटल अमाउंट देखेंगे, इसको देखेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर ये टोटल में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर सारा ही एग्जेम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए।
अच्छा सारा टैक्सेबल है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। अच्छा सारा का सारा एक्सपोर्ट है तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिलती है, रिफंड। अब जरा एक बात बताइए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो रिफंड कैसे मिलेगा? तो इसलिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। मतलब अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट है तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जेम्प्ट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ टैक्सेबल है रजिस्ट्रेशन चाहिए, सिर्फ एक्सपोर्ट है रजिस्ट्रेशन चाहिए, तीनों का मिक्स है रजिस्ट्रेशन चाहिए, तीनों का मिक्स है रजिस्ट्रेशन चाहिए। कोई भी दो कॉम्बिनेशन है रजिस्ट्रेशन चाहिए। सिर्फ एग्जेम्प्ट है, ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाईज, पूरी की पूरी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है, देन यू डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। तो इस वाले केस में जब सिर्फ बुक की सप्लाई हो रही थी तो रजिस्ट्रेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए अब एक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे अब आपके साथ हम। बताइए, हम मणिपुर से भी सप्लाई करते हैं, ठीक है, और हम सिक्किम से भी सप्लाई करते हैं। कहीं आप भूले तो नहीं ना हो, मणिपुर और सिक्किम की लिमिट क्या है? मणिपुर की लिमिट है 10 लाख रुपया और सिक्किम की लिमिट है 20 लाख रुपया, ठीक है। मेरी मणिपुर की सप्लाई है 8 लाख रुपए की, सिक्किम की सप्लाई है 7 लाख रुपए की। मणिपुर से जो सप्लाई करते हैं वो 8 लाख रुपए की है, सिक्किम से जो सप्लाई करते हैं वो 7 लाख रुपए की है। टोटल मेरी सप्लाईज कितने की है? 15 लाख रुपए की। ये भी टैक्सेबल है बच्चों और ये भी टैक्सेबल है, टैक्सेबल सप्लाईज है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? तो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, यानी ये टर्नओवर देखा जाता है। लेकिन अगर हम मणिपुर के हिसाब से देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन सिक्किम के हिसाब से देखेंगे तो 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको समझ में आया क्वेश्चन कितना ट्रिकी है? कि मणिपुर में तो 10 लाख की रुपए की लिमिट चल रही है और सिक्किम में चल रही है 20 लाख की लिमिट, लेकिन देखते हैं टोटल, तो टोटल देख रहे हैं, टोटल है 15 लाख। मणिपुर के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन सिक्किम के हिसाब से नहीं लेना है। और आपको तो पता ही है कि अगर आप एक जगह रजिस्ट्रेशन लेते हो, मणिपुर के हिसाब से लेना है रजिस्ट्रेशन, यस रजिस्ट्रेशन लेना है, अब आपको सिक्किम में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? सबको समझ में आई कि नहीं बात? अब इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ। मणिपुर में से 8 लाख रुपए की सप्लाई है, सिक्किम से 7 लाख रुपए की सप्लाई है। मणिपुर वाली टैक्सेबल सप्लाई है, ओहो, एंड सिक्किम वाली एग्जिम सप्लाई है। टोटल 15 लाख रुपए हो गया। आइए अब सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम कहता है कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर अगर जो लिमिट है उससे ज्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख रुपए है। मणिपुर लिमिट कितनी है? 10 लाख। 10 लाख से ऊपर जा रहा है, हाँ रजिस्ट्रेशन लेंगे। नाउ कमिंग टू सिक्किम, लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहां पे पूरी की पूरी एग्जिम सप्लाई होती है वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता। सिक्किम के केस में पूरी की पूरी एग्जिम सप्लाई है, तो चाहे टर्नओवर कितना भी हो, अब आपको मतलब ही नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई का होना जरूरी होता है। टैक्सेबल सप्लाई नहीं है यहां पे, नो रजिस्ट्रेशन, यहां रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सप्लाई एग्जिम्प्ट है यहां से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया ना, आपको सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बस आप देखिए कहीं एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है ना, बस सारे स्टेट में ले लीजिए। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से सारी की सारी एग्जाम सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई का होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। राइट? टैक्सेबल एक्सपोर्ट कुछ भी होगा, रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर सिर्फ एग्जाम्प्ट है देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं कि ये बात कहां लिखी हुई है कि अगर आपकी पूरी की पूरी एग्जाम सप्लाई है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 23 में। सेक्शन 22 कहता है टर्नओवर बेस्ड आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से अगर ज्यादा है तो। फिर लेकिन सेक्शन 23 ये बात कहता है लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है ना, तब मत लीजिए। ये बात सेक्शन 23 कहता है
कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है तब मत लीजिए। यानी मेरी अगर एग्जाम सप्लाई 500 करोड़ रुपए की है, 500 करोड़ रुपए की मेरी एग्जाम सप्लाई है, क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज नो, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना अगर मेरी पूरी की पूरी एग्जाम सप्लाई है। ये बात कहां कही गई है? सेक्शन 23 में कही गई है। ठीक है, अब आगे देखिए। Any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 लाख, ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, और अगर 40 लाख एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। However, it shall not, ये पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या कह रहा है? एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड एंड एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, so they are not liable for registration. However, it shall not apply to person engaged in making supplies of ice cream, other eatable ice, pan masala, tobacco, manufactured tobacco substitute. लेकिन ये बात लागू नहीं होगी, ये जो 40 लाख रुपए वाली बात थी ना, ये लागू नहीं होगी। किसके ऊपर? आइसक्रीम वाले के ऊपर, जो आइसक्रीम की सप्लाई करता है, पान मसाला की सप्लाई करता है, टोबैको की सप्लाई करता है। आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको की अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो पता है कितनी हो जाएगी? 40 लाख रुपए गुड्स के लिए नहीं रहेगी, 20 लाख रुपए गुड्स की भी रहेगी। ये इस वाले में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी गुड्स में, देखिए सर्विस की सप्लाई है तब तो 20 लाख की लिमिट ही होती है। गुड्स की अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हो तो आपकी लिमिट 40 लाख होती है, लेकिन गुड्स में कह रहा है कि ये 3 चीज छोड़ दो। अगर ये 3 चीजों की सप्लाई अगर हो रही है आपके गुड्स में, तो फिर हम आपकी लिमिट 20 लाख रखेंगे। यानी सारे गुड्स वालों के लिए भी 40 लाख की लिमिट नहीं है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक यही सिखाया था ना कि हम यूपी के सप्लायर हैं। मेरी 45 लाख रुपए की अगर टर्नओवर है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। गुड्स का टर्नओवर 45 लाख रुपए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर 35 लाख रुपए है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मैंने बताया। लेकिन अगर अब मैं ये कहूं कि मेरी सप्लाई पता है किसकी होती है? टोबैको की होती है, तो फिर तो मेरे लिए लिमिट 20 लाख रुपए हो गई। अब मेरा 35 लाख का टर्नओवर है, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं बताता हूं कि आपको सप्लायर कहां की हो, सप्लाई क्या चीज की हो रही है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, आप बताइएगा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट। सप्लायर यूपी का है, सप्लाई गारमेंट की कर रहा है, टर्नओवर इसका 35 लाख रुपए है, रजिस्ट्रेशन चाहिए। यूपी का सप्लायर गारमेंट की सप्लाई कर रहा है, 35 लाख का टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन चाहिए? नो। यूपी का सप्लायर है, सर्विस की सप्लाई कर रहा है, 35 लाख रुपए का टर्नओवर है, क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए? यस, क्योंकि 20 लाख की लिमिट हो जाती है अब सर्विस के लिए। यूपी का सप्लायर है, आइसक्रीम की सप्लाई कर रहा है, 35 लाख रुपए का टर्नओवर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि आइसक्रीम वालों के लिए लिमिट कितनी होती है? 20 लाख होती है। आ रहा है ना समझ में? अब यूपी का सप्लायर है, गुटखा पान मसाला बेचता है, ठीक है, पान मसाला की सप्लाई है, 35 लाख रुपए की सप्लाई है, गुड्स है पान मसाला, क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? हाँ, क्योंकि पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको वालों के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख, रजिस्ट्रेशन लेना है। यूपी का सप्लायर है, सिगरेट बेचता है, 35 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज यस, लेना है, क्योंकि सिगरेट वाला टोबैको में आता है ना, सिगरेट टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए लिमिट उसकी कितनी है? 20 लाख रुपए, 20 लाख से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, अब देखिए सिक्किम में लिमिट कितनी है? सिक्किम में तो सभी के लिए 20 लाख की लिमिट है, तो यहां परेशानी नहीं है, यहां परेशानी नहीं है। अगर मैं ये बात सिक्किम के लिए पूछ लूं, चाहे गारमेंट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे आइसक्रीम हो, अब चाहे पान मसाला हो, चाहे सिगरेट हो,
अब समझ लो, अब मैं सिक्किम के लिए कुछ भी बोल दूं, ठीक है, 20 लाख से ज्यादा अगर मैंने लिखा, यहां पे 35 लाख रुपए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इन पांचों केस में क्या सभी में रजिस्ट्रेशन चाहिए? हाँ, यस 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 यस। आंसर दिख गया आपको? यहां पे मैंने नो लिखा था यूपी में, सिक्किम में यहां भी यस है और बाकी जगह तो यस है ही है, क्योंकि सिक्किम के केस में तो लिमिट 20 लाख की है सभी केसेस में। बाकी 26 स्टेट का देखो आपको याद रखना है अलग से। MMNT का 10 लाख सभी के लिए लिमिट है। फिर दूसरा वाला आया कौन सा? यूपी मस्त, जहां पे 20 लाख रुपए की लिमिट सभी के लिए है। फिर तीसरे बाकी स्टेट आ गए जहां पे सर्विस का अगर है सप्लाई तो 20 लाख, सर्विस और गुड्स मिला के है तो भी 20 लाख, अगर गुड्स का है अदर देन 3 थिंग्स, सिगरेट, टोबैको, पान मसाला और आइसक्रीम, तो 40 लाख, और अगर गुड्स की सप्लाई है पान मसाला, सिगरेट, आइसक्रीम ये सब, तो क्या होगा? तो 20 लाख की लिमिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, for calculating the threshold limit the turnover shall include all supplies made by a taxable person whether in his own account or made on behalf of all his principals। कहता है टर्नओवर में हम क्या इंक्लूड करेंगे, चाहे वो अपने अकाउंट पे ऑन हिज ओन अकाउंट, ठीक है, अपना माल बेच रहा है, या फिर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है, हम दोनों काउंट करेंगे। ये बात कर रहा है एजेंट के लिए। एजेंट के लिए कहता है कि टर्नओवर में हम कौन सा टर्नओवर गिनेंगे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है या फिर वो अपना माल बेच रहा है। ठीक है, ये हो गई बात उसके लिए। फर्दर, अब दूसरी बात, फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। अब जॉब वर्कर के लिए कुछ और बात, ये ऊपर वाली बात एजेंट के लिए थी, ठीक है, अब जॉब वर्कर की बात शुरू हो गई। इसके लिए क्या बोल रहा है? फर्दर सप्लाई बाय ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क shall be treated as supply of goods by the principal। जॉब वर्कर जो माल की सप्लाई करता है फिनिश करने के बाद, वो जॉब वर्कर की नहीं प्रिंसिपल की सप्लाई मानेंगे। Referred to in section 143 of the act, the value of such goods shall be included in the aggregate turnover of the registered job worker। The value of such goods shall be included in the aggregate turnover of the registered job worker। अब ये क्या है? द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल एजेंट के केस में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एजेंट का टर्नओवर मानेंगे, लेकिन प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के केस में बता रहा है कि जो टर्नओवर होगा वो प्रिंसिपल का टर्नओवर होगा, ना कि जॉब वर्कर का टर्नओवर होगा। इन दोनों रिलेशन को बहुत अच्छे से आज समझ लो। मैंने देखा है बच्चों को बहुत परेशानी होती है इसमें, प्रिंसिपल, एजेंट, और दूसरा एक बात कर रहा है प्रिंसिपल और जॉब वर्कर। इन दोनों संबंधों को आज आप समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रिंसिपल एजेंट कौन होता है? अगर मैंने आपको, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने आपको यह अधिकार दिया कि आप मेरा माल बेच सकते हो, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या अधिकार दिया कि आप मेरा माल बेच सकते हो, तो आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूं। अगर मैं किसी को भी यह अधिकार दे दूं कि तुम मेरा माल बेच सकते हो, ध्यान दीजिए, कब? जब तुमने मुझसे खरीदा ही नहीं, बिना मुझसे खरीदे, मालिक कौन? मैं, लेकिन तुम बिना मुझसे खरीदे मेरा माल अपने नाम से बेच सकते हो, तो तुम मेरे एजेंट हो। मैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेके आपको इस बात को समझाता हूं। आज के बाद प्रिंसिपल एजेंट, जॉब वर्कर प्रिंसिपल, ये दिमाग में परमानेंट बैठ जाना चाहिए। प्रिंसिपल एजेंट, पता है मैं कौन हूं? पेंटिंग बनाने वाला, बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता हूं मैं, और आप हो ऑक्शनियर। मैं कौन हूं? मैंने बोला मैं हूं पेंटिंग बनाने वाला, ठीक है, पेंटिंग बनाने वाला मतलब मैं हूं पेंटर, और आप हो ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मतलब
आप मेरी पेंटिंग की का वो क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशन लगाते हो, प्रदर्शनी, ठीक है, और आप उस प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में पेंटिंग्स बेचते हो। क्या मेरी बेचते हो? नहीं, बहुतों की बेचते हो, ठीक है। अब मैं एक पेंटिंग बनाता हूं और मैं आपको अप्रोच करता हूं, कहता हूं साहब आप ये पेंटिंग बेचोगे? तो आप कहते हो हाँ ठीक है, हम अपने एग्जीबिशन में लगा देते हैं, कोई आएगा ग्राहक तो बेच देंगे, ठीक है। आपने मुझे पैसे दिए? नहीं, आप मुझे पैसा नहीं देते हो, कहते हो कि बिकेगा तो देखेंगे, बिकेगा तो पैसे दे देंगे आपको, नहीं बिकेगा तो अपनी पेंटिंग वापस ले जाना, ठीक है। अब आप अपनी बात करिए, आप एग्जीबिशन लगा के बैठे हो, आपके पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, और खटाक से मेरी वाली पेंटिंग पसंद कर लेता है, ठीक है, हम है ही इतने अच्छे पेंटर, मेरी वाली पेंटिंग पसंद कर लेता है, ठीक है, और आपने देखा सिर्फ एक लोग नहीं, मेरी पेंटिंग को बहुत लोग पसंद कर रहे हो, आपने खटाक से उसकी कीमत बता दी 5 लाख रुपए। कस्टमर में भी भगदड़ मच जाता है खरीदने के लिए, भाई कौन खरीदेगा सबसे पहले 5 लाख रुपए, तुरंत एक कस्टमर पकड़ लेता है पेंटिंग, कहता है मैं खरीदने को तैयार हूं 5 लाख रुपए। अब एक बात बताइए, जल्दी से आप 5 लाख रुपए में वो पेंटिंग बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? अभी जल्दी बताइए, आप बेचेंगे, बिल विल काट के देंगे, कि आप कहेंगे अरे भाई ये तो पेंटिंग मेरी है ही नहीं, मैं कैसे बेच सकता हूं? बताओ क्या होगा, क्योंकि तुमने पेंटिंग खरीदी तो है नहीं, तुम तो मालिक हो नहीं, मालिक तो मैं हूं पेंटिंग का, तो तुम बेच सकते हो, बिल बना सकते हो उसकी, हां बना सकते हो, तुम्हें अधिकार दिया है किसने? मैंने जब तुम्हें पेंटिंग दी थी ना, तो तुम्हें अधिकार दिया था कि तुम इस पेंटिंग को बेच सकते हो। तुमने मुझसे खरीदी नहीं है पेंटिंग, लेकिन फिर भी तुम अपना बिल काट सकते हो, तुम्हारे जो भी उसका नाम है फलाना एग्जीबिशन, उसके नाम से तुम बिल काट के दे दोगे, पकड़ा दोगे उसको। और अब इस केस में तुम्हें क्या कहा जाएगा? एजेंट कहा जाएगा, और मुझे क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल। अब एक बात बताइए, ये सेल किसकी है? 5 लाख में पेंटिंग बिकी है, तुम खुद ही बता दो, ये किसकी सेल है? ये तुम्हारी सेल है, एग्जीबिशन वाले की सेल है, ऑक्शनियर की सेल है, कि मेरी पेंटर की सेल है? किसकी सेल है? अब इसमें दुनिया का कानून, कौन सा कानून हमको समझाएगा ये बात? हम कहते हैं ये तो सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हारी सेल है ना, तुम ना सेल की हो। अब उस पेंटिंग का 5 लाख का तुम हमको कितना दोगे? मान लो तुम 2 लाख रुपए हमको देते हो, तो मेरी सेल 2 लाख रुपया है। और ये बात समझ में? तो जो एजेंट माल बेचता है वो एजेंट की सेल होती है। इसमें ये क्या हमको सिखा देगा? हम कहते हैं तुम क्या, तुम्हारे में ताकत है भाई जीएसटी के कानून में कि तुम हमको सिखाओगे? बहुत आए सिखाने वाले, यही तो बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो एजेंट होता है, सुनो, फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट द टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल। कह रहा है जो एजेंट अपने बिहाफ पे माल बेचता है या प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचता है, सारे को मिला के टर्नओवर काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग रजिस्ट्रेशन होना है कि नहीं। तो ठीक ही बात है। अब वो जो तुम्हारी बात कर रहे हैं ऑक्शनियर, तुम ही तो हो, तो तुम लोग ऑक्शनियर हो, तुमने कुछ पेंटिंग खुद से खरीद भी रखी है, कुछ पेंटिंग खरीद के लगा रखे हो उस एग्जीबिशन में, और कुछ मेरी पेंटिंग लगा रखे हो जहां पे तुम एजेंट की तरह बेचोगे, और कुछ ऑन योर ओन बिहाफ बेचोगे। जो पेंटिंग तुमने खरीद रखी है ना, उसको कहा जाएगा सेलिंग ऑन योर ओन बिहाफ, और जो पेंटिंग तुम मेरी लगा रखे हो उसको कहा जाएगा सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने अधिकार दिया इसलिए बेच पा रहे हो, प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहे हो। बिल किसकी काट रहे हो? अपनी ही काट रहे हो भाई, मेरी बिल बुक थोड़ी ना लेके बैठे हो तुम अपनी ही बिल काटोगे, तुम्हारी सेल है वो, पैसा मेरे को बाद में दोगे तुम। तो क्या ये दोनों टर्नओवर काउंट होना चाहिए आपके टर्नओवर के लिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वो आप ही की सेल है। आगे आज समझ में कि प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, ठीक है, याद रखोगे। प्रिंसिपल एजेंट के केस में एजेंट जो माल बेचता है, चाहे वो अपने बिहाफ पे माल बेचे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेचे, सब एजेंट का टर्नओवर होता है। एजेंट के टर्नओवर में उसे काउंट करके अब देखा जाएगा कि आपकी टर्नओवर लिमिट क्रॉस की कि नहीं, और आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप और क्या बताएं अब आपको? दूसरा, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर। जॉब वर्कर वो होता है जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा खुद करता है, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा खुद करता है। और मैंने कई बार एक एग्जांपल लिया है कि मेरी फैक्ट्री में जीन्स बनती है, और जीन्स बनने में कई प्रोसेस होते हैं। पहले कपड़ा काटो, फिर उसमें सिलाई करो, फिर बटन लगाओ, जिप लगाओ, फिर जाके जीन्स बिकती है।
तो अगर इनमें से मैंने कोई काम खुद ना करके आपसे काम करा लिया तो आप कहलाते हो जॉब वर्कर, और आपने जो काम किया उसे कहा जाता है जॉब वर्क। ऐसा हो सकता है कि नहीं, मेरी फैक्ट्री में जीन्स तैयार होती है लेकिन हम लोग बटन खुद से नहीं लगाते, बटन आपके यहां लगवाते हैं, तो आप जॉब वर्कर, और आप जो काम कर रहे हो बटन लगवाई, ये जॉब वर्क है। ठीक है, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस का कोई भी हिस्सा तुम करोगे तो वो जॉब वर्क है। अब आइए मैं समझाता हूं आपको। आप हो जॉब वर्कर और मैं हूं प्रिंसिपल। ठीक है, कोई भी प्रोसेस मैंने आपसे कराया तो आप जॉब वर्कर हो, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, आजकल पता है मैंने कपड़ा मंगाया, कपड़े की कटिंग अपनी यहां करा ली, उसकी सिलाई भी करा ली, उस पर बटन भी लगवा दिया, उस पर जिप भी लगवा दिया। लेकिन आजकल मार्केट में फटी हुई जींस पहनने का प्रचलन चल रहा है। घुटनों पे से, घुटनों के नीचे, नी से नीचे फटा रहता है, कभी नी के ऊपर थाई पे फटा रहता है, इस तरीके की जीन्स का प्रचलन चल रहा है मार्केट में। मैंने अपनी जीन्स बनवा ली, बनवाने के बाद अपने वर्कर से कहा भाई फाड़ो इसको। वर्कर भी हमारे हैरान है, भाई उनको क्या समझ में आया कि जीन्स क्यों फाड़नी है। वो कह रहे हैं सर फाड़ दे इसको। मैंने कहा हाँ भाई फाड़ो इसको। अब मेरा वर्कर जीन्स उठाता है, फाड़ता है, पूरी जीन्स ही फट जाती है। मैंने कहा यार कायदे से फाड़ो इसको, थोड़ा सा फाड़ो, थोड़ा थोड़ा फाड़ने का प्रश्न चल रहा है। मैंने उसको हीरो हीरोइन की फोटो भी दिखाई, देखो भाई जीन्स कैसे फटी हुई है। लेकिन वो जैसे ही पकड़ के थोड़ा सा भी फाड़ने की कोशिश चल रहा है, पूरा ही फाड़ देता है वो। अब मैंने आपको अप्रोच किया, पता है आप कौन हो? आपका नाम है फाड़ू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आप फाड़ने में एक्सपर्टाइज हो, जो भी आपको दिया जाता है बड़ी प्रोफेशनल तरीके से आप फाड़ देते हो। मैंने पूरी जीन्स तैयार की 500 रुपए में। मैंने आपसे पूछा साहब ये जीन्स फाड़नी है, आप कहे हाँ यही तो मेरा काम है, फाड़ने में एक्सपर्टाइज करते हैं हम लोग, प्रोफेशनल तरीके से फाड़ देते हैं किसी की, और पता भी नहीं चलता है। मैंने कहा ये जीन्स साहब फाड़नी है बताइए। आपने कहा 500 रुपए लगेंगे एक जींस फाड़ने के। मैंने कहा अरे पूरी जींस बनाने का 500 रुपए लगा, आपसे फाड़ने का 500 रुपए लोगे? कहते हैं हाँ, अगर फटेगी नहीं तो बिकेगी नहीं, तो फड़वाना तो पड़ेगा। मैंने कहा फाड़ दो भाई। आपने जींस फाड़ा, पता है आपने क्या किया? जॉब वर्क। आपने जॉब वर्क किया। अब फाड़ने के बाद मुझे भाई अब जो होलसेलर्स हैं उनको बेचना है। पता है जिस होलसेलर को मैं बेचता हूं वो ये रहा। अब एक बात बताइए, ये आपके जॉब वर्कर आपके बड़ा नजदीक है, ये मेरा कस्टमर है, आपका नहीं। आपका काम है जींस फाड़िए और मुझको दीजिए, ये मेरा कस्टमर है, ये होलसेलर जींस वाला। ठीक है, तो एक रास्ता तो ये है कि मैं पहले जींस को जॉब वर्कर से अपने पास मंगाऊं फड़वाने के बाद, और फिर इसको भेजूं। बड़ा भाड़ा लग जाएगा, यहां से यहां इतनी दूर आएगा, फिर यहां भेजूंगा। तो मैंने कहा जॉब वर्कर जींस फाड़ो और फाड़ के फटाफट इसके यहां भेजते जाओ। बताइए इसमें कोई गलत काम है? भाई जींस मंगवाऊं फिर मैं भेजूं जरूरी है? नहीं। आप फाड़ू एक्सपर्ट साहब हैं। मैंने कहा फाड़ू साहब, फाड़ू साहब। आपने कहा हाँ बोलिए। मैंने कहा आप फाड़ते ही जींस को होलसेलर को, मेरे जो कस्टमर है होलसेलर भाई साहब, उनके यहां भिजवा दीजिएगा। आपने कहा ठीक है भिजवा देता हूं। अब एक बात बताइए, ये किसकी सेल है? भिजवाया तो इसने, तो ये सेल किसकी है? जो माल बिका है ना, फटी हुई जींस बिकी है, ये किसकी सेल है? जल्दी बताओ, बताओ किसकी सेल है? किसकी? जॉब वर्कर की, प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल की सेल है भाई साहब, मेरी सेल है ये, आपकी थोड़ी ना सेल हो गई। आपका काम था फाड़ना। अरे आपको बस बोला गया माल भेजवा दो, आप भाड़ा लगा के माल भेजवा दिए, तो आपकी सेल थोड़ी ना हो गई, सेल तो हमारी है ये। ठीक है, आपने सिर्फ माल भेजा है, हिंदी में लिख दूं, आपने माल भेजा है, माल भेजा है, फटी हुई जींस, लेकिन ये सेल मेरी है भाई साहब। तो अब मैं कहता हूं जीएसटी का कानून क्या सिखा देगा हमको? ये तो लॉजिकल है। क्या मैंने आपको कानून बताया? नहीं, आपने अपना दिमाग लगाया और बताया कि भाई सेल तो हमारी ही है। तो यही जीएसटी भी कह रहा है, देखो अगर जॉब वर्कर ने माल भेजा है ना, तो वो जॉब वर्कर की सेल नहीं है, प्रिंसिपल की सेल है। देख लो, नहीं भरोसा तो कहता है द वैल्यू ऑफ सच गुड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। वो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर की टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, वो प्रिंसिपल की टर्नओवर है। तो चलिए हम लोग समझ गए, एकदम समझ गए बात को।
कि प्रिंसिपल एजेंट के केस में एजेंट का सेल होता है, अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेचता है तो भी एजेंट की सेल होती है। लेकिन जब जॉब वर्कर माल भेजता है तो वो उसकी सेल नहीं होती है, वो तो किसकी सेल होती है? प्रिंसिपल की सेल होती है। पता है क्या जॉब वर्कर ने भी कुछ किया है? क्या इसने भी कोई सप्लाई की है? हां, इसने सप्लाई की है फाड़ने की सर्विस। फाड़ने की सर्विस की सप्लाई की है। किसको? मुझे। मुझसे वो फाड़ने का जो उसका चार्ज है ना, उस पर जीएसटी लगा के ले लेगा। मान लो 500 रुपया उसका फाड़ने का चार्ज है, तो 500 प्लस जीएसटी लगा के वो मुझसे ले लेगा। और अब मैं जो इसको जींस बेच रहा हूं ना, मान लो मैं इसको 2000 रुपए की जींस बेचता हूं, तो 2000 प्लस जीएसटी लगाने का काम किसका है? मेरा, मेरी सेल है ये। ठीक है, जींस निकली यहां से यहां है, जॉब वर्कर के पास से, लेकिन ये इसकी सेल नहीं है। इसकी सेल क्या है? इसकी सेल है फाड़ने की सर्विस, जो मुझे दी गई है। ठीक है, याद रहेगा आप सबको कि नहीं याद रहेगा? नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, every person who on the day immediately preceding the appointed date, appointed date का मतलब मालूम है क्या है? जिस दिन जीएसटी आया हमारे देश में, वो सुंदर दिन कौन सा था? जिस दिन हम सभी व्यापारी धन्य हो गए थे। जल्दी बताइए, अपॉइंटेड डेट कौन सी थी? 1 जुलाई 2017। कह रहा है एवरी पर्सन हु इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डेट के इमीडिएटली प्रीसीडिंग वो सभी लोग जो रजिस्टर्ड थे, इज रजिस्टर्ड और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर अर्लियर लॉ, पुराने कानून में जिनका रजिस्ट्रेशन था। पहले कौन सा कानून चलता था? पहले वैट चलता था, सीएसटी चलता था, सर्विस टैक्स होता था। कह रहा है उसमें अगर आप रजिस्टर्ड थे तो शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। तो आपको अपॉइंटेड डेट से 1 जुलाई से नए कानून में भी रजिस्टर होना पड़ेगा, सेक्शन 22 ये कहता था। ये बहुत बाद में ये पॉइंट आया, और ये क्यों आया मैं आपको ये भी समझाता हूं, समझिए। पता है जीएसटी आने वाला था 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी आने के 6 महीना पहले से मैं बहुत सारे सेमिनार ले रहा था जीएसटी के, जगह जगह सेमिनार ले रहा था। ठीक है, बैक टू बैक मेरी जो अपनी फिजिकल कोचिंग क्लासेस थी, वहां पे भी बैक टू बैक जीएसटी सेशंस चल रहे थे। ठीक है, मतलब आज एक सेशन है, कल दूसरा सेमिनार है, परसों तीसरा सेमिनार है। इट वॉज लाइक दैट। ठीक है, हम लोग एक रजिस्ट्रेशन, एक सेमिनार अनाउंस करते थे, लेकिन इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन आते थे कि एक में नहीं हो पाता था, तो 2-3 में डिवाइड करते थे। मतलब इट वॉज गोइंग लाइक दैट। लोगों को जीएसटी के बारे में जानना था। भाई अब तो जीएसटी किसको जानना है? स्टूडेंट को क्या? नहीं, व्यापारी जानना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे कि स्टूडेंट भी आ रहा है, साथ में पापा भी उसके आ रहे हैं, 2-2 रजिस्ट्रेशन कराएं। यस, उनको भी जीएसटी जानना है। और मैं एक सेमिनार की बात कर रहा हूं, और ये सत्य बता रहा हूं आपको। मैं 15 तारीख के आसपास, 15-16 जून के आसपास, ठीक है, हाँ मतलब जिस दिन आने वाला था उसके 15 दिन पहले की बात कर लीजिए, 15-20 दिन पहले की बात कर लीजिए। मतलब 10 तारीख से लेके 15 जून 2017 में मैं जो भी जीएसटी सेमिनार ले रहा था, उसमें पता है क्या बोल रहा था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आएगा नहीं। सोचिए कितना दिन रह गया है, मात्र 15 से 20 दिन रह गए हैं जीएसटी आने में। सरकार ने डेट अनाउंस कर दी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ रहा है, और मैं अपने सेमिनार में कहता था आएगा नहीं। पता है मैं क्यों कहता था ऐसा? मैं ऐसी वेग बात नहीं कर रहा था। एक्चुअली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 1% लोगों का भी नहीं था। 1-2% लोग भी जीएसटी में रजिस्टर नहीं करा रखे थे। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, रिलायंस, टाटा, बिरला, इन्होंने बस करा रखा था। बहुत कम लोगों ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करा रखे थे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, और सिंस ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि भाई अभी सरकार रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराई है व्यापारियों का, वो कहां से जीएसटी लागू हो पाएगा? भाई जीएसटी के लिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जीएसटी कलेक्ट करना है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, कैसे होगा बिना नंबर के?
और रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं किसी के पास। अच्छा, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये जीएसटी तो कब से आ रहा है? अरे 10 साल से डेट ही तो अनाउंस हो रही है, जीएसटी इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा। जब इतना समय लग गया तो एक बार मोदी जी की बात क्या गलत नहीं हो सकती है? हो सकता है और एक्सटेंड हो जाए, अभी जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो तैयारी भी नहीं है, लोगों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो जीएसटी आएगा कहां से? 16-17 तारीख के आसपास पता है क्या सुना शुरू हो गया? गवर्नमेंट ने खुद से सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया। जिसके पास भी वैट में, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन था, जीएसटी में कराया नहीं है, खुद से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, अलॉट करके मेल कर दिया, लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया जीएसटी में। अब जब 16-17 तारीख से ये शुरू हो गया, ऑटो रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो गया, तो मेरा दिमाग कहने लग गया लग रहा है लाएंगे। और फिर आपको तो पता ही है मोदी जी कितने जिद्दी हैं, ठीक है? तो उस दिन एक बार और पता चला कि ये जो कहते हैं वो करके रहते हैं। बोला 1 जुलाई से जीएसटी लाएंगे, लोग रजिस्टर नहीं करा रहे, अपने से रजिस्ट्रेशन कर करके सबका भेज दिया, लो हो गया रजिस्ट्रेशन तुम्हारा, जीएसटी आ रहा है 1 जुलाई से। तो 20-22 तारीख के बाद मुझे समझ में आ गया जीएसटी आ रहा है। अब 1 जुलाई को ही आएगा, जो डेट कही गई है ना उसी डेट को आएगा जीएसटी। तो ये तो मोदी जी की बात है, ठीक है? वो तो जब 500-1000 का नोट 4 घंटे की नोटिस पे बंद कर सकते हैं, 8 बजे शाम को टीवी पे आते हैं और बोलते हैं आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500-1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं होंगे, तो वो आदमी भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है? आई होप आप भूले नहीं होंगे, लॉकडाउन के समय ही घर के बाहर खिड़कियों से, बालकनी से बाहर निकल के जो सबने थालियां पीटी हैं, भूले तो नहीं ना हो? कुछ लोग तो मोदी जी को दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे थे, मोदी जी वापस से टीवी पे आइए और बोलिए कि ये जो थाली पीटने का कार्यक्रम है ना, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरा बच्चा 4-4 थालियां पूरी पिचका चुका है, इतना आनंद लेके बजा रहा है। तो देखिए, वो जो चीज चाहते हैं वो इंप्लीमेंट करा लेते हैं, मानते हैं कि नहीं आप? ठीक है, उन्होंने कहा और पूरा हिंदुस्तान थालियां बजाया है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ भी गया। कैसे आ गया? ऑटो रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या हो रहा था। अब सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पता है कब थी? अगर आपका टर्नओवर, सर्विस टैक्स की पहले बात कर रहे हैं, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर 9 लाख है। 9 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और 10 लाख के ऊपर सर्विस टैक्स कलेक्ट करना होता था 10 लाख के ऊपर, लेकिन रजिस्ट्रेशन 9 लाख के ऊपर ही ले लेना होता था। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट मोस्ट ऑफ द स्टेट के लिए क्या है? 20 लाख रुपए ही। सर्विस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? और गुड्स के लिए तो 40 लाख भी है, लेकिन सर्विस के लिए तो 20 ही लाख है मोस्ट ऑफ द स्टेट। 4 स्टेट को छोड़ दीजिए, एमएमएनटी छोड़ दीजिए, जहां 10 लाख की लिमिट है, बाकी में तो 20 लाख की लिमिट है। तो 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बहुत सारे लोग जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे 9 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने की वजह से, क्या उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए था? नहीं। लेकिन सरकार क्या की? सबका रजिस्ट्रेशन कर दी। सर्विस टैक्स में तो वो रजिस्टर्ड थे, किसी का टर्नओवर मान लो 12 लाख था, तो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था कि नहीं था? क्या जीएसटी में लेना है? नहीं, लेकिन तो रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया जिनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। अब वैट की बात करते हैं। गुड्स पे वैट लगता था, और वैट की लिमिट हर स्टेट में अलग अलग थी। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में पता है लिमिट क्या थी? 5 लाख। अगर 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो आप वैट में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है? अब मान लीजिए किसी व्यापारी का टर्नओवर था 10 लाख रुपए, क्या वो वैट में रजिस्टर्ड था? हाँ। क्या जीएसटी में रजिस्टर होना था? नहीं, वो तो 20 लाख के ऊपर होना था, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, तो सबका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर फजीयत हो गई? नहीं, गवर्नमेंट ने कहा अब तुम कैंसिल कराओ, जिसको जिसको नहीं चाहिए कैंसिल कराओ। पहले तो गवर्नमेंट ने बोला रजिस्ट्रेशन लो, हाथ जोड़ के बोला देखो 1 जुलाई, मोदी जी बोल रहे हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ रहा है, सभी व्यापारी बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है वो रजिस्ट्रेशन ले ले। कोई ले ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा मेरे साथ खेल खेलोगे तुम लोग। 15 दिन जब बाकी था, 12-13 दिन बाकी था, गवर्नमेंट ने कहा सबको रजिस्ट्रेशन दे दो, सबको रजिस्ट्रेशन दे दिया। और अब बोला जिसको नहीं चाहिए कैंसिल कराओ,
जिसको नहीं चाहिए कैंसिल करो, मिल गया है सबको रजिस्ट्रेशन। मतलब जीएसटी आ रहा है, तैयार रहो, जो मैंने कह दिया है वो खिलवाड़ नहीं है। सबको समझ में आई ये बात? तो ये बात यहां पे लाई गई सेक्शन 22 में कि जिन भी पर्संस का पुरानी लॉ में रजिस्ट्रेशन है उनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो जाएगा। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो जाएगा, कैंसिल करा लीजिए अब आपको जरूरत है तो। नाउ कमिंग टू फिफ्थ, where a person who is liable to be registered under this fails to obtain registration, the proper officer can proceed to register such person in manner as may be prescribed. आपको रजिस्ट्रेशन कराना था लेकिन आपने कराया नहीं और आपके पड़ोसी ने आपकी कंप्लेन कर दी। आपके पड़ोसी ने कहा कि ये जो व्यापारी है ना, इसका टर्नओवर 70-80 लाख रुपए है साल का, जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दी और इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आए धड़ाधड़ आपकी दुकान पे, आपके शोरूम पे, और खटाखट आपका रजिस्ट्रेशन बना के आपको पकड़ा दिया, लीजिए आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आपने नहीं कराया तो जीएसटी ऑफिसर्स आपका रजिस्ट्रेशन खुद ही कर देंगे। जीएसटी ऑफिसर को यहां पे प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे जो भी प्रोसीजर उसके तहत। तो आप तो कहोगे अरे बड़ा बढ़िया काम हो गया, फोकट में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। किसी सीए साहब को कहते रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो फीस भी लेते। ऐसा मत सोचिए, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आए हैं, आपको चोरी करते हुए पाए हैं ना, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आपको रजिस्टर किए हैं, तो ऐसे ही बस सिंपल तरीके से रजिस्ट्रेशन करके पकड़ा के चले जाएंगे। पेनाल्टी लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है, तो आपकी सामत आई है, ये मत समझिए जीएसटी वाले आके आपका फोकट में रजिस्ट्रेशन करके गए हैं। सामत आई है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास मुझे लगता है कि बहुत हो गया रजिस्ट्रेशन में। अभी मुझे बहुत कुछ और पढ़ना है। अभी हम लोग सेक्शन 22 कर रहे हैं। जब हम 22, 23, 24 पूरा कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन किसे लेना है। विल स्टॉप दिस सेशन हियर।